केवल एक दिन में 216 व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस वायरस से संक्रमित है। हालांकि मृतकों की संख्या कम है, ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो जाहिर है कि कोविड जैसी महामारी या कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को छूने भर से या छींक आदि से ही संक्रमित कर रहा है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले हमने बहुत सारे आयोजन किए और एड्स वगैरह के बारे में लोगों को जागरूक किया और ये बताया कि भाई अवेयरनेस ही इसका इलाज है। लेकिन एड्स भी इतना खतरनाक नहीं था। उसमें हम लोगों को बताते थे कि भाई छूने से या साथ में खाना खाने से या एक दूसरे के कपड़ों का प्रयोग करने से एड्स नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा वायरस आ गया है इस समय, लगभग 20 साल बाद, एड्स के, HIV पॉजिटिव के 20 साल बाद में ये एक ऐसा वायरस है जो छूने से, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को छू रहा है या उसके साथ संक्रमित होने का के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि हमने जो तो ऐसी परिस्थितियों में कोरोना महामारी से स्वयं और छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की नितांत आवश्यकता है, प्रबल आवश्यकता है। और अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो हम ये देखते भी हैं कि अब ट्रेडिशनल टीचिंग के बजाय हम ऑनलाइन टीचिंग की ओर बढ़ चुके हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग के बजाय अब हम व्हाइट बोर्ड टीचिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड से हमने OHP का प्रयोग किया, टीवी का प्रयोग किया, वीडियो का प्रयोग किया, कंप्यूटर का प्रयोग किया, LCD और LED प्रोजेक्टर्स का प्रयोग किया और उनके माध्यम से हम व्हाइट बोर्ड पर आए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब ऑनलाइन टीचिंग का समय आ चुका है और हमें उसे एडॉप्ट करना होगा, हमें उसे सीखना होगा, हमें उसे प्रयोग में लाना होगा। जो 5 प्रमुख रीजन्स बताए जाते हैं ई लर्निंग के, उनमें मेरे विचार से पहला कारण है कि इसकी एक कॉस्ट बहुत कम है, लोअर कॉस्ट। दूसरा कारण है ये नॉलेज को बढ़ाता है, हमारी ज्ञान को बढ़ाता है, डेवलप्स नॉलेज। इसके अलावा इसके ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा, लर्निंग के द्वारा हम फास्टर डिलीवरी कर सकते हैं अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का हम तेजी के साथ दूसरे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ये इफेक्टिव और साथ ही साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग से जो एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है वो काफी कम हो जाता है, उसके दुष्परिणाम बहुत कम है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के, जिनमें 1-to-1 टीचिंग और लर्निंग हम देखते हैं। इसके अलावा लर्नर सेंटर्ड है ये, और है और रिपीटेबल है, अर्थात अगर कोई हमारा चैप्टर छूट गया है, हमारा कोई
विषय छूट गया है तो उसे हम रिपीट करके अध्ययन कर सकते हैं उसका। और ये एक इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग में, ज्ञान के प्रसार में, ज्ञान को सीखने में, अध्ययन में ये एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। अब कौन कौन से साधन है इसके या कौन से मेथड्स हैं, इनके बारे में जो आने वाले वक्ता हैं उनके द्वारा डिटेल में बताया जाएगा। और ऑनलाइन टीचिंग की क्या उपलब्धियां हैं या क्या इसका स्कोप है, क्या रोल है, क्या है, ये इस पर मैं बाद में विचार व्यक्त करूंगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स पर आते हैं। तो हमने बहुत से छात्रों से बातचीत की है और छात्र हमारे लगातार संपर्क में भी हैं, और उनसे बातचीत करने पर जो प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं वो वास्तव में प्रॉब्लम्स हैं, और उन्हें हम शासन के द्वारा या स्वयं कर सकते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी इशू है जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ट्रेडिशनल से ऑनलाइन टीचिंग का जो इशू है उसमें हम देखते हैं कि कई बार हम ई लर्निंग में ऐसे कोर्सेस को शामिल कर लेते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं और नहीं हो पाते। जैसे हम मूक्स का उदाहरण दे सकते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आर गुड एग्जाम्पल, और इनके बारे में एक अध्ययन में ये बताया गया है कि केवल 10% स्टूडेंट ही इन्हें मूक्स को पूरा कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम जो ऑनलाइन में आती है वो है टेक्निकल इश्यूज। स्टूडेंट्स के सामने टेक्निकल दिक्कतें आती है, जैसे कि अभी बताया भी गया है कि स्मार्ट जरूरत है। और ये अध्ययन में ये बात सामने आई है कि लगभग 20% छात्रों के पास अपने स्मार्ट मोबाइल नहीं है, जिसके वजह से वो ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन लर्निंग से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग या लर्निंग के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। और इस लॉकडाउन में या इस महामारी के दौरान के अचानक इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई कि ट्रेडिशनल टीचिंग बंद हो गई और ऑनलाइन टीचिंग पर जोर दिया गया। तो वास्तव में कोई भी शिक्षण संस्थान या शिक्षण संस्थान या टीचर्स इसके लिए रेडी नहीं थे। ऑनलाइन टीचिंग में जब छात्रों का नंबर बढ़ता जाता है या टीचिंग लर्निंग के लिए अधिक संख्या हो जाती है, तो नेट की स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये समस्या भी आई है ये ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग में। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। कई बार छात्रों को ऑनलाइन टीचिंग का टाइम सूट नहीं करता और इस वजह से वो ऑनलाइन टीचिंग या लर्निंग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है या ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जहां प्रैक्टिकल टीचिंग या एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वहां ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा कारगर नहीं है और ये अनुपयुक्त साबित हो जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग के लिए कंप्यूटर लिटरेसी का भी होना बहुत जरूरी है और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और प्रायः जो अधिकांश छात्र छात्राएं हैं उनमें सेल्फ मोटिवेशन का
अभाव पाया जाता है और कंप्यूटर लिटरेसी भी अपेक्षाकृत हमारे प्रदेश में कम है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो सामने आ रही है ई लर्निंग की, वो है ई लर्निंग कैन कॉज सोशल आइसोलेशन, यानी कि हम समाज से विमुख हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं और अपने में ही रह जाते हैं। जहां तक उत्तराखंड प्रदेश का सवाल है, तो हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में 105 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं और इसमें लगभग 1,32,000 छात्र अध्ययनरत हैं। तो एक ह्यूज नंबर है छात्रों का, लेकिन जो हमारा प्रदेश है उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस प्रकार की हैं कि प्रत्येक जगह नेटवर्क नहीं पहुंच पाता और एक अनुमान के अनुसार लगभग 60,000 छात्र ऑनलाइन पढ़ाई से दूर रह गए इस बार, इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान। और वे गूगल क्लासरूम, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि माध्यमों से अध्ययन नहीं कर पाए। साथ ही उनके सामने असाइनमेंट जमा करने की भी दिक्कत आई, वो असाइनमेंट भी जमा नहीं कर पाए। तो ऐसे छात्रों की बहुत बड़ी संख्या है। और इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी पता चला कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रतिदिन कुछ छात्र और छात्राओं को 20-20 और 25-25 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। और एक कपकोट महाविद्यालय का एक विद्यार्थी तो रोजाना 70 किलोमीटर आना जाना करता था, यानी 35 किलोमीटर ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए वो जाता था और 35 किलोमीटर अपने घर वापसी के लिए वापस आता था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं ऑनलाइन लर्निंग में। और जहां तक फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस बहुत जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, ये जो महामारी है, और एक लंबे समय तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ऑनलाइन लर्निंग ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से हम उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं छात्र छात्राओं को। और इसके बहुत से कारण भी हैं ऑनलाइन टीचिंग के पक्ष में। जो कहा जाता है वो ये है कि एक तो ये फ्लेक्सिबल है और इट ऑफर्स ए वाइड सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज। हम ऑनलाइन के द्वारा बहुत तरह के कोर्सेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये इट इज एक्सेसिबल और इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लागत आती है, भूमि भवन की जरूरत है, शिक्षकों की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन लर्निंग को अपनाएं तो ये कॉस्ट काफी कम हो जाती है। ऑनलाइन टीचिंग के संबंध में या लर्निंग के संबंध में जहां तक मेरा निजी अनुभव है, और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश जो उत्तराखंड का एकमात्र ऑटोनोमस कॉलेज है, उसका प्राचार्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और उस दौरान हमने बहुत से प्रयोग किए ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए। जैसे आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व जब मैं ये कॉलेज का प्रिंसिपल होकर आया तो हमने इसरो के बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कराए
और लगभग 1.5 दर्जन ऑनलाइन कोर्सेज जिनका शुल्क शून्य था, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्सेज थे वो हमने महाविद्यालय में करवाए और लगभग 300 छात्र इससे बेनिफिटेड हुए। इसी तरह से हमने ये तय किया कि प्रत्येक सत्र में 15 दिन प्रत्येक अध्यापक जो उसका निर्धारित पीरियड है उसमें आईसीटी के माध्यम से क्लासेज लेंगे और इसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम सामने आए। बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, स्टूडेंट्स ने बहुत रुचि दिखाई और उन क्लासेज में उनकी अटेंडेंस लगातार बढ़ती चली गई। इसी तरह से हमने लगभग 2 वर्ष पूर्व अपने कॉलेज का एक मोबाइल ऐप तैयार करवाया और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्र छात्राओं को समस्त सूचनाएं, समस्त जानकारी दी जाती थी। उस पर अपने प्रोफेसर्स जो उनके प्रोग्राम्स होते थे, लेक्चर्स होते थे, उनको भी अपलोड करते थे और इससे भी छात्र छात्राओं को बहुत फायदा हुआ। और लगभग इस लॉकडाउन पीरियड में जानकारी मिली है मुझे कि 2500 छात्रों ने इससे जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाया। इसके अलावा हमने कॉलेज में लाइब्रेरी को इनफ्लिपनेट से जोड़ा और छात्र एक क्लिक में हजारों पुस्तकों का लाभ उठा सकते थे। तो इस तरह से ऑनलाइन जो टीचिंग या लर्निंग है उसके अपने फायदे हैं और उसका अच्छा एक लाभ हम उठा सकते हैं। विशेष रूप से मैं उत्तराखंड के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा, जो लॉकडाउन पीरियड में जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षण के लिए लगातार प्रयास किए और अधिकारियों से वो लगातार इनपुट्स लेते रहे और समीक्षा बैठकें उन्होंने तमाम आयोजित की कि किस प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं और अध्यापकों के द्वारा जो फीडबैक दिया गया या छात्रों के द्वारा जो फीडबैक दिया गया उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए और बहुत सारे जो कॉलेजेस जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं थी उनको अब उन्होंने ये तय किया है कि इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से जब जुड़ जाएंगे ये सारे महाविद्यालय तो ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग और भी आसान हो जाएगी और उसका लाभ भविष्य में दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग का महत्व कम होने वाला नहीं है और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस या कोविड जैसी महामारी के साथ हमें रहना होगा या ये हमारे जीवन का एक लंबे समय तक अंग बनने वाला है, तो ऐसी स्थिति में मेरे विचार में टीचिंग एंड लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए हम 5 सी पर हमें जोर देना होगा और 5 सी पर या 5 सी पर हम अगर ध्यान देते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग के व्यापक लाभ हम प्राप्त कर सकेंगे। इनमें जो पहला सी है वो है कंटेंट कलेक्शन, यानी कि हमें ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से कंटेंट्स तैयार करवाने होंगे, साथ ही साथ कंटेंट मैनेजमेंट करना होगा कि किस प्रकार से हम कम समय में अधिक ज्ञान छात्रों को दे सकें और कनेक्टिविटी की जरूरत होगी, जैसा कि अभी ये बात भी सामने आई है कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है और ऑनलाइन टीचिंग का उतना लाभ नहीं मिल पाया छात्रों को जितना कि
अपेक्षित था या जितना हम दे सकते थे। तो कनेक्टिविटी को बेटर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है विभिन्न एजेंसीज के बीच में, विभिन्न इकाइयों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके हम ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमें ध्यान देना होगा। तो इन 5 C's के द्वारा हम भविष्य में ऑनलाइन टीचिंग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और अंत में मैं आयोजकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार के साथ जोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के साथ। और बहुत सारे जो वक्ता हैं उनके विचारों को भी मुझे सुनने का मौका मिल रहा है, उनसे ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है। और निश्चित रूप से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ इस वेबिनार से कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। और अंत में मैं फिर से डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव, जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और कन्वीनर हैं इस वेबिनार की, और डॉक्टर राम भरोसे जी, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस वेबिनार के, उनको साधुवाद देना चाहूंगा, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके द्वारा इस प्रकार से एक छोटे से महाविद्यालय के द्वारा, जिनके पास बहुत कम संसाधन है और जो दुर्गम स्थान पर अवस्थित है, उसके द्वारा इस प्रकार का आयोजन वास्तव में एक सराहनीय कदम है, एक प्रशंसनीय कदम है। और मैं आप लोगों को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके हम उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है सर। उन लंबे अनुभव के लिए ये समय बहुत कम है, ये हमें पता है, लेकिन आपने फिर भी इतने कम समय में जिस तरह से अपने अनुभव को यहाँ पे साझा किया सर, हम आपके आभारी हैं। और एक प्रश्न आया है, उस हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा इस संबंध में। जी सर। शासन को मैंने ये अपनी रिकमेंडेशन दी है, भेजी है कि ऑनलाइन टीचिंग को प्रोत्साहित करना अब वर्तमान परिस्थितियों में बहुत जरूरी हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न छात्रों को, जो भी पंजीकृत छात्र हैं, उन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। और गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन में एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहां से ऑनलाइन टीचिंग की सारी व्यवस्था हो, सारा वहां से ऑनलाइन टीचिंग को प्रसारित किया जाए। तो इस तरह का अगर हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में छात्रों को हम जोड़ पाएंगे उत्तराखंड के, और साथ ही साथ छात्रों को बहुत अधिक लाभ मेरे विचार से होगा। बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं। और वास्तव में अब ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, या कह लीजिए विषम परिस्थितियां जो चल रही है, इसमें भी हमें रास्ता निकाल कर हमें आगे बढ़ना है। और क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हैं, हम फ्यूचर बिल्डर हमको माना जाता है, तो हम ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि अब हम ये सुविधाओं से कैसे जुड़े, या हम बहुत दुर्गम में काम कर रहे हैं, यहाँ पे नेट नहीं है। हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत टेक्निकल एक तरह से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर, आपके महेश्वरी सर के व्याख्यान पर 2 प्रश्न आए हैं, उन प्रश्न को मैंने लिख लिया है और वो अंत में हम उस पर विचार करेंगे। अब आदरणीय सर, सुशील सर, हम औपचारिकता ना करते हुए सर, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि सर आप जो हैं अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करें। और मैं सभी पार्टिसिपेंट जितने यहाँ जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि सुशील सर को सुनना अपने आप में आप आज सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मैंने इनको मुझे ये सौभाग्य अभी तक 2 बार मिला है। और चूंकि आप ये
इस प्लेटफॉर्म ने हमको जो दिया है, इस कोविड ने जो ये प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया है, हम आप इसका धन्यवाद भी अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में करें कि ऐसे वक्ताओं को और ऐसे लोगों से, क्योंकि महेश्वरी सर से रूबरू में सिर्फ एक बार मिला हूं, लेकिन आज उनसे दूसरी बार मुझे उनको सुनने का अवसर मिल रहा है। तो सुशील सर, आपका हार्दिक अभिनंदन पुणे महाविद्यालय परिवार की ओर से। और सर आप अपना बात रखिएगा। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। मैं 20 से 25 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स पिछले 1.5 घंटे से वक्ताओं को सुन रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर माहेश्वरी सर, इस महाविद्यालय की बहुत ही सक्रिय कर्मठ प्राचार्य डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राम भरोसे जी, डॉक्टर नीलम राठी जी, मॉरिशस से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर विनय गुदारी जी, और प्रवीण भाई जिन्होंने तकनीकी पहलुओं पर बहुत विस्तार से बात की है। जब हम इस विमर्श का हिस्सा हैं तो यकीनन हमारे पास हमारे जेहन में कुछ सवाल भी मौजूद हैं, और उन सवालों का कोई ऐसा तयशुदा या पहले से निर्धारित उत्तर नहीं है कि मैं उत्तर दे के चला जाऊंगा और सब उत्तर युक्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सवाल आपके जेहन में हैं, कुछ मेरे जेहन में हैं, तो हम इस डिस्कोर्स का लाभ उसके लिए करेंगे। और मैं इस बात से मैं बहुत अभिभूत हूं कि किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर अगर कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है तो शायद ही ऐसा हो पाता हो कि महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटक और पुडुचेरी, इतने लोगों को एड्रेस मैंने देखे हैं, जो लोग वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर्स इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने आप में ये बड़ा और विराट आयोजन है। इसके लिए आपकी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुमिता जी को और भाई डॉक्टर राम भरोसे जी को जितना साधुवाद दिया जाए वो कम है। कुछ बिंदुओं के रूप में बात कहने की कोशिश करूंगा। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडियम की बात कर रहे हैं। कई बार हम मीडियम को और एजुकेशन को इस तरह से एक दूसरे पर आरोपित कर देते हैं कि हमें ये पता नहीं होता कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये मीडियम की। एजुकेशन हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मीडियम की। अब सवाल ये है कि पढ़ाने वाला मौजूद है, पढ़ने वाला मौजूद है, कंटेंट मौजूद है, लेकिन एक मीडियम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। पढ़ाने वाले के रूप में सारे प्रोफेसर मौजूद हैं, लर्नर के रूप में सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, और कंटेंट के रूप में आपके पास एक बुक फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में तमाम तरह का कंटेंट उपलब्ध है। तो यहाँ जो मिस मैच है या जो लिंक नहीं हो पा रहा है वो मीडियम लिंक नहीं हो पा रहा है। तो हमें सारी बात फोकस करनी है मीडियम की। हम कई बार इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि कंटेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार आज से नहीं, ये 1986 की नई शिक्षा नीति के दौर से वर्चुअल एजुकेशन पे भारत में काम हो रहा है। लगभग 35 साल हो गए इस दिशा में काम होते हुए। तो ऐसा कतई नहीं है कि कंटेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी चुनौती जुड़ी हुई है कि जितना कंटेंट उपलब्ध है, मोर देन 90% कंटेंट का माध्यम अंग्रेजी है। इसके चलते उन लोगों के लिए वो कंटेंट कोई उपयोगी नहीं रह जाता जो भारतीय भाषाओं के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से पढ़कर आए हैं। अब हमारे माननीय MHRD मिनिस्टर ने पहल की है कि 8 भारतीय भाषाओं में वो अंग्रेजी में उपलब्ध कंटेंट अब अनुवाद होना शुरू हुआ है। अगले 6 महीने बाद हम उम्मीद करते हैं कि वो कंटेंट हमारे पास उपलब्ध रहेगा। कई बार हम ये भी इशू उठाते हैं कि गैजेट्स अगर नहीं होंगे तो कैसे ऑनलाइन एजुकेशन होगी। प्रोफेसर माहेश्वरी सर को भी और जो सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं उनको पता होगा कि कई साल पहले, लगभग 10 साल पहले भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था आकाश टैबलेट नाम से। आज हम सोचते हैं कि अगर वो परियोजना किसी भी स्तर पर आंशिक रूप से भी सफल हुई होती तो संभवतः वो बच्चे जो आज एक डिजिटल डिवाइड का शिकार हो रहे हैं, जो एक नॉलेज गैप की स्थिति में आ रहे हैं, तो संभवतः हम उनको बचा पाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को के बारे में बात करते हुए, ई एजुकेशन के बारे में बात करते हुए या वर्चुअल एजुकेशन के बारे में बात करते हुए हमें इस खतरे से भी वाकिफ होना पड़ेगा कि सोसाइटी एक बड़े डिजिटल डिवाइड के मुहाने पर खड़ी हुई है। सोसाइटी में 2 गहरी फांक पैदा होने जा रही हैं, जहां सोसाइटी का एक हिस्सा वो है जिसके पास गैजेट्स हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो अवेयर है हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, हाउ टू यूज द गैजेट्स, लेकिन जो अवेयर नहीं है, जिसके पास गैजेट्स नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है उनको इस्तेमाल करने की, हम उन्हें कहीं इस सारे प्रोसेस से बाहर तो नहीं फेंक दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है, शिक्षक के रूप में मेरी व्यक्तिगत चिंता यही है। मेरी चिंता उस स्टूडेंट को लेकर बिल्कुल नहीं है जिसके पास बढ़िया मोबाइल फोन है, जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास पाम टॉप है, जिसके पास और कोई ऐसा गैजेट है, जिसके पिताजी के पास आईफोन है या समृद्ध परिवारों से और समृद्ध पृष्ठभूमि से आता है। उसकी चिंता नहीं है।
माहेश्वरी सर ने कहा कि 1,32,000 स्टूडेंट एनरोल हैं हायर एजुकेशन में राजकीय कॉलेजों में। लगभग 65,000 कॉलेज हमारे जैसे हैं जो गवर्नमेंट एड पर चलते हैं। इन 2 लाख स्टूडेंट्स में से लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज की तारीख में मेन कोर्स से यानी मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में जिसकी आबादी 1 करोड़ हो और उसमें हायर एजुकेशन के 80,000 बच्चे मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाएं, तो यह हम सब शिक्षकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हम एक बार चुनौती को समझ जाए तो संभव है कुछ तौर तरीके, कुछ ऐसी पद्धतियां निकल आए जिनके जरिए हम अपनी बात कह पाए। एक बार पुनः मैं ये उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत में सारी IIT, IIMs, IISc जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन को या वर्चुअल एजुकेशन को लेकर बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन किन के लिए है? जो IITs द्वारा या IISc द्वारा, IIM द्वारा जो कंटेंट तैयार किया गया है, जो मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, उन मॉड्यूल का ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ हो, मुझे इसमें संदेह है। मैं वजह बताता हूं। आप आसपास के किसी कॉलेज में सर्वे कर लीजिए। मेरे कॉलेज में अगर सपोज 2000 बच्चे हैं, मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कोई बच्चा या बच्चों का एक ग्रुप, एटलीस्ट PG बच्चों का ग्रुप स्वयं पे चला जाए, मूक्स में एनरोल हो जाए या NPTEL के प्रोग्राम्स में एनरोल हो जाए। 10% बच्चों को भी निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा। क्यों संभव नहीं हो पा रहा? बच्चा कहता है कि सर NPTEL के कोर्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो अंग्रेजी है, तो अब कैसे करें? यानी पहले अंग्रेजी में दक्ष करें। फिर ICT का इशू है। जब हम इस पूरे प्रक्रिया में देख रहे हैं कि हमारा टीचर अभी उतना साउंड नहीं है, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर भी अभी उतना साउंड नहीं है कि वो प्रॉपरली ICT का इस्तेमाल कर सके। जब टीचर साउंड नहीं है, हो सकता है साइंस के टीचर, टेक्नोलॉजी के टीचर, प्रोफेशनल कोर्सेज के टीचर साउंड इतने सक्षम हो, लेकिन हमारा सोशल साइंसेज का टीचर या ह्यूमैनिटीज का या लैंग्वेजेज का टीचर संभवतः अभी उतना मजबूत दक्ष नहीं है कि वो ICT का बहुत ही प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाए। अब फिर सवाल वही आता है कि हम जो इस वक्त जो चैलेंज महसूस कर रहे हैं, वो चैलेंज हमारे मीडियम का है। हम जिस घेरे में हैं, जिस दायरे में हैं, हम कई बार मैसेज और मीडियम को एक दूसरे में मिक्स कर दे रहे हैं। मैसेज को, कंटेंट को मीडियम में मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। हमारे पास मैसेज उपलब्ध है, हमारे पास जो बड़ा चैलेंज है वो मीडियम को लेकर है। और हमारा जो रिसीविंग एंड है उसके पास उस मीडियम से कनेक्ट होने के गैजेट्स की स्थिति बहुत ही पुअर है। तो यानी मैसेज मौजूद है, मीडिएटर मौजूद है, रिसीवर मौजूद है, पर मीडियम गायब है। मीडियम जनरेट करना मीडियम जनरेट कर पाना किसी एक व्यक्ति के, किसी एक इंस्टीट्यूशन के, किसी एक टीचर के वश का मामला नहीं है। मीडियम जनरेशन का प्रोग्राम में बहुत गहरे और व्यापक तौर पर सरकार को शामिल होना पड़ेगा। मैं आदरणीय प्रोफेसर माहेश्वरी साहब के प्रति विनम्रता ज्ञापित करते हुए कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। मैंने प्रोफेसर माहेश्वरी जी का नाम इसलिए लिया कि हालांकि वो बात सार्वजनिक करने जैसी नहीं है कि मेरे इंटरव्यू बोर्ड में वो थे और मुझे उनके विजन, उनके दर्शन, उनकी अप्रोच पर किसी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है कि उत्तराखंड में पिछले 15-18 साल से एडुसेट को लेके बात हो रही है। उत्तराखंड में पिछले 10 साल से ये दावा किया जा रहा है कि हर एक कॉलेज वाईफाई कनेक्शन के साथ जुड़ गया है, हर एक कॉलेज में नेट कनेक्टिविटी आ गई है। लेकिन कोरोना ने सारी स्थितियों की टेस्टिंग कर दी और टेस्टिंग होने के बाद आखिरकार सरकार को और हमारे जिम्मेदार अधिकारियों को मानना पड़ा कि नहीं, 2/3 कॉलेज अभी भी ऐसी स्थिति में है कि जहां कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है। और केवल पहाड़ की बात नहीं, जो टेरेन है, मैदान वाला, तराई का जो इलाका है या देहरादून हरिद्वार का जो इलाका है, वहां कनेक्टिविटी का सवाल बना हुआ है। इस कनेक्टिविटी को एक टीचर के नाते मैं और आप या सारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी बेहतर नहीं, कोई भी अच्छा नहीं कर सकता, इसे कोई भी इंप्रूव नहीं कर सकता। इसे इंप्रूव करने का काम सांस्थानिक स्तर पर ही होगा, इसे इंप्रूव करने का काम सरकार के स्तर पर ही होगा। जब हम एक रेडिकल शिफ्ट में हैं, हम रेडिकली शिफ्ट कर रहे हैं कन्वेंशनल एजुकेशन से ऑनलाइन या वर्चुअल एजुकेशन की तरफ। एक रेडिकल शिफ्ट के दौरान हमने ये टेस्टिंग की कि अभी तक हमारे पास जो कुछ उपलब्ध था वो प्रॉपर नहीं था, और हमारे ये दावा किया जाना कि हमारे पास वो प्रॉपर है, वो गलत साबित हुआ है। जहां तक जरूरतों और चुनौतियों की बात है, इससे पहले माहेश्वरी साहब ने और हमारे बौद्ध साहब ने उनका जिक्र किया। अगर आपके पास एक बेहतरीन गैजेट नहीं है, अगर आपके पास उस गैजेट को इस्तेमाल करने की समझ नहीं है, और अगर आपके पास विषय की बुनियादी समझ नहीं है, तो एक गैप हमेशा बना रहेगा।
नॉलेज गैप मौजूद रहेगा, स्किल गैप मौजूद रहेगा और कम्युनिकेशन गैप मौजूद रहेगा। जब ये 3 गैप मौजूद रहेंगे तो आप और मैं, हम शिक्षक कैसे उम्मीद करेंगे कि पढ़ाने का प्रोसेस पूरा हो गया। और एक चीज और, जब कई बार मुझे लगता है कि ई एजुकेशन या वर्चुअल एजुकेशन को हम फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये वेस्टर्न से, पश्चिम से आया हुआ कंसेप्ट है। हम दावा करते हैं कि पश्चिम की कई यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन पढ़ाई होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा है कि नए सेशन से सारे के सारे उसके कोर्स ऑनलाइन होंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि कमिंग सेशन से ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज विल बी कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड। तो अब वो यूनिवर्सिटी कर सकती है। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने 67 कोर्सेज ऑनलाइन कर दिए हैं, ई प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। लेकिन क्या हमारी कोई यूनिवर्सिटी, स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट का बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज, क्या ये संभव है कि वो रिप्लेस कर दे कन्वेंशनल एजुकेशन को या फेस टू फेस एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन में? ये असंभव है। ये जिस तरह से हम कई बार बहुत सारे नए विचारों के हम लोग दीवाने हो जाते हैं, उसी तरह से मुझे लग रहा है कि हम इस ऑनलाइन एजुकेशन के भी दीवाने हो गए हैं। और इस दीवानेपन में हम बहुत बुनियादी चीजों की अनदेखी कर रहे हैं। और वो, अगर हमारा भविष्य कोई होगा तो हमारा भविष्य एक ऐसी एजुकेशन में होगा जिसमें फेस टू फेस एजुकेशन भी होगी, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन भी होगी और जिसमें प्रोपोर्शनली एक बड़ा हिस्सा डिस्टेंस एजुकेशन का भी होगा। आप कल्पना करके देखिए कि अगर हमारी एजुकेशन का एक हिस्सा ऐसे स्टडी मटेरियल पे डिपेंड करता जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है, यानी जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंटेंट है वो हमारे स्टूडेंट के पास उपलब्ध होता, तो क्या हमारी चुनौतियां, हमारी परेशानियां वैसी होती जैसी आज हैं? मेरा मानना है कि हमने वैसा कंटेंट अपने स्टूडेंट को मुहैया नहीं कराया और हम फेस टू फेस एजुकेशन में भी केवल लेक्चर बेस्ड एजुकेशन पर ही सीमित रहे। तो भविष्य की जो एजुकेशन होगी उसमें फेस टू फेस एजुकेशन का बड़ा पार्ट होगा, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का एक पार्ट होगा और उसमें हमें कुछ हिस्सा डिस्टेंस एजुकेशन मोड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। यानी एक वक्त आ रहा है जब हम शुरू में कहते थे कि ये ट्रेडिशनल मोड है, कन्वेंशनल मोड है, एक दूसरा ओपन या डिस्टेंस मोड है। अब हम इनको कन्वर्ज करने की स्थिति में आ गए हैं। एक बिंदु पर पुनः आते हैं कि नॉलेज गैप अगर बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। ऑलरेडी डिजिटल गैप मौजूद है। अगर इस डिजिटल गैप की वजह से नॉलेज गैप बढ़ गया तो फिर हम खतरनाक रूप से ऐसे वैक्यूम में होंगे जहां से निकल पाना आसान नहीं होगा। हमें आज अपने स्टूडेंट को, खासतौर से हायर एजुकेशन के स्टूडेंट को, एक क्रिटिकल थिंकिंग और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर की तरफ नहीं लेके जा पा रहे हैं। हमने पहली बार महसूस किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर मेथड होता तो ऐसी क्या वजह है कि बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं। भारत में वेंटिलेटर की बात आई तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स निकल के आ गए जिन्होंने एक वैकल्पिक वेंटिलेटर बना के खड़ा कर दिया। लेकिन हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इंट्रोड्यूस किया होगा? अपवाद हो सकते हैं, इन जनरल नहीं हो सकते। आज की तारीख में क्या हम इस बात पर खुश हो जाएं कि कपकोट का कोई विद्यार्थी 30 किलोमीटर चलकर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पहुंच रहा है? ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है कि आज हम वहां खड़े हैं कि जहां 35 किलोमीटर चलकर एक स्टूडेंट को फोन कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ रही है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, संभव है आप लोगों का विचार इससे भिन्न हो, कि फेस टू फेस टीचिंग को कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेस नहीं कर सकती। और आप अगर कभी भी ये सोचें कि फेस टू फेस टीचिंग या कन्वेंशनल टीचिंग को ऑनलाइन टीचिंग रिप्लेस कर देगी, तो आप मनुष्य के रूप में स्टूडेंट की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये हम केवल रोबोट बनने की स्थिति में रह सकते हैं। एक और खतरा मैं देखता हूं, जिसको संभवतः आप सार्वजनिक रूप से कहने से डरते हो, लेकिन शिक्षक के नाते हमें अपने शिक्षक साथियों से इस बात को चर्चा करनी चाहिए। यूरोप में, अमेरिका में लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि टीचर को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कीजिए। ये खतरनाक स्थिति है। आज अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ की तरफ इस गति से जाएं कि टीचर को हम टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दें, तो ये मान के चलिए कि वो दौर आने वाला है जहां हम लोगों को बाध्य करेंगे कि वो एक मैकेनाइज्ड मैकेनिज्म में पढ़ें, वहां पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है। हम केवल सवालों के जवाब नहीं देते, हम सवाल खड़े करते हैं।
शिक्षक के नाते हम प्रश्न पैदा करते हैं, शिक्षक के नाते हम प्रश्न पैदा करना सिखाते हैं। यही एजुकेशन का मकसद भी है। कई बार कुछ टर्म ऐसी होती हैं जिनको हम मिक्स कर देते हैं। एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। उस कंप्लीट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन, सेकंड स्टेप है एजुकेशन, थर्ड स्टेप है नॉलेज, फोर्थ स्टेप है विजडम, देन हम कहते हैं लिबरेशन। पहले हम सूचनाएं पाते हैं, इंफॉर्मेशन, तब हम एजुकेशन पाते हैं, शिक्षित होते हैं, आखिर हम ज्ञान की तरफ जाते हैं, चौथे नंबर पर हम चेतना की तरफ जाते हैं, और फिर हम मुक्ति की तरफ जाते हैं। क्या टेक्निक, क्या ई एजुकेशन, क्या वर्चुअल एजुकेशन, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज नॉलेज? सो वी आर फेसिंग a huge threat. It's not a simple matter. Somebody is saying that we are giving education. How is it possible? तो एक कंप्लीट प्रोसेस में आपको स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है, आपको खुद इन्वॉल्व होना है, आपको इन्फॉर्मेशन को एजुकेशन में कन्वर्ट करना है, एजुकेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है, नॉलेज को विजडम में लेके जाना है, विजडम को आपको लिबरेशन में लेके जाना है। तो इसमें अति उत्साही होने का वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा दीवाना हो जाने का वक्त नहीं है। क्रिटिकली सोचने की जरूरत है, और क्रिटिकली सोच के अपने अनुभवों को शामिल करने की जरूरत है। और ये चुनौतियां, कई बार लोग कहते हैं कि चुनौतियां आज है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त मनुष्य ने श्रुति परंपरा से लिखित भाषा की तरफ मनुष्य आया, श्रुत परंपरा से, सुनने की परंपरा से जब हम किताबों की तरफ आए, ग्रंथों की तरफ आए, तब भी उतना ही बड़ा चैलेंज था। तब भी एक मोड चेंज हुआ था, जहां रटने की बजाय किताबों में, ग्रंथों में सारी सूचनाएं एकत्र हुई। आज फिर हम एक नए मोड की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम ऑनलाइन मोड कह रहे हैं, जिसे हम आभासी माध्यम कह रहे हैं। लेकिन इस आभासी माध्यम को रेडिकली शिफ्ट कर देना बहुत ज्यादा तार्किक नहीं है। कई बार होता ही है कि जब बहुत बड़े पैमाने पर विमर्श होता है, बहुत ऊंचे लेवल पर विमर्श होता है, जहां पॉलिसी मेकर्स मौजूद होते हैं, तो कई बार हमारे विद्वान लोग भी वहां शांत होकर देखते हैं चीजों को। पॉलिसी मेकर का जो विचार है, उसके विचार को आप क्रॉस नहीं करते, उसके विचार को आप चैलेंज नहीं करते, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि उसके विचार को अगर चैलेंज करेंगे तो हमें वो एक नकारात्मक व्यक्ति मानेगा, या हमें वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखेगा कि व्यक्ति हमेशा सिस्टम को चैलेंज करता है। तो अगर हमारा मकसद केवल सिलेबस पूरा करना, केवल एग्जाम दिलाना और केवल बच्चों को पास करना है, तो इन पैमानों पर बिल्कुल ऑनलाइन एजुकेशन परफेक्ट है। लेकिन अगर हमारा मकसद एक शिक्षित, समझदार, समर्थ, योग्य और दक्ष व्यक्ति को तैयार करना है, तो फिर हमें एक मिली जुली पद्धति पर ही जाना होगा। चुनौतियां बहुत सारी हैं, ऑनलाइन की बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन पर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर मौजूद हैं। आप वहां आप पाएंगे कि भाई आप क्लास को उस तरह नियंत्रित नहीं कर सकते जैसे कि आप फेस टू फेस क्लास को कर सकते हैं। जमीनी सच्चाई एकदम अलग तरह की है। टेक्निकल गैजेट्स, अगर उपकरण ठीक नहीं है, अभी हमें उस तरह प्रशिक्षित भी होना है। जैसे अभी मैं कुछ रोचक चीजें देख रहा हूँ कि हमारे इस वेबिनार में जो करीब 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, अभी जैसे मैंने देखा कि हमारे एक टीचर साथी अपने बिस्तर पे लेट के वेबिनार का मजा ले रहे हैं। एक साथी ने कई बार इस बीच अपने बाल ठीक किए हैं, उबासी ले रहे हैं या डकार ले रहे हैं। तो अभी हमें इस पूरे प्रोसेस में ट्रेंड होना है। अभी हमें उस दिशा में जाना है जहां हमें लंबा वक्त लगेगा। 2-3 साथी कई बार इस बीच अपने बाल ठीक कर चुके हैं। तो अभी हमें प्रशिक्षित होना है कि जब आपको बाल ठीक करने हो या कान में उंगली देनी हो, तो एटलीस्ट आप अपने वीडियो को म्यूट कर दीजिए। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे वो सज्जन हमारे मित्र लेटे हुए हैं तो लेट के सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो फेस टू फेस एजुकेशन को आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। एक छोटा सा हिस्सा मान के चलिए ऑनलाइन एजुकेशन होगी। अच्छा, आज की तारीख में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उपदेश देना, भाषण देना बहुत अच्छी बात है। अगर हम दूर दराज के स्टूडेंट्स के लिए करें तो क्या कर सकते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है कि 1st to 12th तक हर एक क्लास के लिए सेपरेट चैनल होगा, दैट्स गुड। और इसके बाद यूजी पीजी के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट चैनल होगा, दैट्स आल्सो गुड। बट वी आर ऑलरेडी हैव 34 full time channels on MHRD platform. Already we have channel, UGC already introducing a number of channels are here, Vyas channel are here, EMRC channels are here. So no need of new channels.
सवाल ये है कि MHRD का सुबह से शाम तक आप कोई चैनल देखते रहिए, उसमें एक बार कोई एक लेक्चर दिन भर में बांग्ला का दिखाई देता है, एक लेक्चर उसमें कोई दिन भर में गुजराती का दिखाई देता है, एक लेक्चर उसमें दिन भर में कोई हिंदी का दिखाई देता है। तो चैनल्स उपलब्ध हैं, लेकिन चैनल्स में जो कंटेंट आप लेके आ रहे हैं वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट वो है जो विदेशी विश्वविद्यालयों से हासिल किए कंटेंट को थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव में चेंज कर दिया गया। जो सीनियर प्रोफेसर इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, वो प्लीज अदरवाइज मत लें, क्योंकि हमारा बहुत सारा ज्ञान नकल का ज्ञान है। अगर मुझे आज कोई पीपीटी तैयार करनी हो इस लेक्चर के लिए, तो मैं एक नहीं 1000 पीपीटी अभी आधा घंटा में तैयार कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? मुझे कट पेस्ट ही तो करना है। अगर मुझे लिंग्विस्टिक्स पर व्याख्यान देना है तो मैं रिचर्ड क्रिस्टन को अभी जाके सुनूंगा अंग्रेजी में, कुछ नोट्स बनाऊंगा और यहाँ आपको व्याख्यान दे दूंगा। अगर मुझे सोसाइटी, लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स को व्याख्यान देना है तो मैं प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की को अभी ऑनलाइन पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा और व्याख्यान दे दूंगा। सवाल यह है इंडियन पर्सपेक्टिव में, हमारे कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट के काम की हैं। मैं गांव के महाविद्यालय में पढ़ाता हूं, मेरे यहाँ पहली जनरेशन है जो कॉलेज आ रही है। मैं उस जनरेशन को कैसे कहूं कि आप जाके MHRD का चैनल देखिए, वहां पर आपके काम की चीज आ रही है। तो वो चैलेंज है। तो हम यकीनन अपने टीवी को, रेडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका माध्यम भारतीय भाषाएं हों और उनको पढ़ाने वाले हम और आप जैसे शिक्षक हों। हमें अपने स्टूडेंट्स को, मुझे अपने BA के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, माफ कीजिएगा, मुझे किसी JNU के, हैदराबाद के, BHU के, IIT के, IIM के प्रोफेसर को इन्वाइट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट का कंटेंट नहीं जानता, उसका स्टेप नहीं जानता। मुझे मीडिएट करना है। एज ए टीचर आई एम ए मीडिएटर। तो मैं नॉलेज के बीच और लर्नर के बीच मीडिएट कर रहा हूँ। मेरी भी ट्रेनिंग हुई है उस स्टूडेंट के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ आपकी ट्रेनिंग हुई है। तो आई एम द परफेक्ट फॉर मीडिएट फॉर दैट पर्पज। तो हमें ये मानना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करें, लेकिन टेक्नोलॉजी का मुकुट पहनकर इतना ना घूमें कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी उस टेक्नोलॉजी के मुकुट के सामने कम हो जाए। ज्ञान या नॉलेज कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जिसे कोई मशीन, कोई मैकेनिज्म प्रॉपर्ली डिलीवर कर दे। इसके लिए एक टीचर की मौजूदगी जरूरी है और उसकी मौजूदगी के लिए हमें खुद को साउंड करना है, टेक्नोलॉजिकली साउंड करना है, नई चीजों को सीखना है। उसमें जानने, सीखने, समझने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आपके घर में 10 साल से लेकर 14-15 साल तक का अगर कोई बच्चा है, लड़का हो, लड़की हो, और वो अगर किसी प्राइवेट स्कूल में, शहर के स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तो वो इतना परफेक्ट है कि आपको नई चीजें सिखा सकता है, बता सकता है। ये वक्त चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण वक्त में अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहिए। जिस भी माध्यम से उनकी मदद हो सकती हो, उस मदद को कीजिए और जो नए तौर तरीके निकल कर आ सकते हैं, उन नए तौर तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। अपने आसपास के रेडियो स्टेशनों पर, टीवी चैनलों पर, लोकल में, उत्तराखंड में जैसे देहरादून में है, आप वहां जाइए, उन्हें मजबूर कीजिए कि साहब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करने का वक्त है, इस पर बात कीजिए। भारत सरकार ने जो प्लेटफॉर्म, चाहे MHRD ने या हमारे अपने उत्तराखंड सरकार के माध्यमों ने जो अवसर उपलब्ध कराए हैं, उन अवसरों का पूरा इस्तेमाल कीजिए और कोई भी अंतिम स्टूडेंट तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तभी कुछ बात बन पाएगी। और टारगेट यही हो सकता है कि अगर 2/3 स्टूडेंट्स तक आप पहुंच गए तो शायद मामला कुछ बन पाए। मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, मेरे पास कोई समाधान नहीं है। मैं भी उस समाधान के प्रोसेस में हूं कि कैसे हम नई चीजों को जान सके और सीख सके। आपने इतना धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना। मैं एक बार पुनः अपने मित्र डॉक्टर राम भरोसे जी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, अपनी प्राचार्य डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे जो अगले व्याख्यान देने वाले हैं और जो हमारे मित्र अभी दिख रहे हैं, मेरे महाविद्यालय के मेरे 2 सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा, डॉक्टर मीरा चौरसिया, और हमारी मित्र डॉक्टर मंजू कुगियाल, डॉक्टर OP सिंह, और भी कई मित्र अलग अलग हिस्सों से दिख रहे हैं। आप सभी की मौजूदगी प्रणम्य है। और बीच बीच में देखता हूं कि शांति निकेतन के विद्यार्थी हैं, राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं, पांडिचेरी के कई शोधार्थी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के जुड़ रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के कई शोधार्थी हैं। तो इतने बड़े आयोजन के लिए, और जिसे शिक्षक की भाषा में कहते हैं कि इतने बड़े यज्ञ में इतनी तरह की संविधाएं आई हैं, तो अग्नि प्रज्वलित होगी और रोशनी फैलाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने तो जिसको कहते हैं कि पर्दा उठा दिया आपने, और ये सच्चाई है। हम सर ये विषय रखने का उद्देश्य यही मेरा था, जो आपने अपने व्याख्यान में कहा
कि हमको मशीन नहीं बनना है, हमको ऐसा नहीं बनना है कि हम जो है गैजेट्स के माध्यम से हम सिर्फ गैजेट्स के हो जाएं और हम अपने बच्चों से रूबरू होना ही छोड़ दें। और वास्तविकता भी यही है कि हम शिक्षक हैं, हम कोई मशीन नहीं है। और ये बिल्कुल सहमत है महमूद सर मैं आपसे जो आपने अभी कहा, और मैं इसका प्रबल दावेदारी करता हूं कि व्यवहारिक शिक्षण जो है वो कभी भी ऑनलाइन शिक्षण या ऑनलाइन शिक्षण का स्थान वो कभी नहीं ले पाएगी। यानी कि जो व्यवहारिक शिक्षण है उसकी प्रबलता हमेशा बनी रहेगी। अगर हम ये सोचते हैं कि ये ऑनलाइन चीजें आ जाने के कारण हम जो है बड़े एडवांस हो गए हैं, हम बहुत जो है अपने आप को ये कहना चाहिए टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम पढ़ा किस रहे हैं और पढ़ा कौन रहा है? अगर मैं आपसे बात करूं तो एक मानव दूसरे मानव को ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ पे मानवता तभी होगी जब हम मानव होंगे, मानव तभी होंगे जब हम अपने आप को इन मशीनों का प्रयोग तो करेंगे लेकिन इनको अपने ऊपर इस तरह से हावी नहीं करेंगे कि हम जो है मशीन ही बन जाए, रोबोट बन जाए। और अभी एक प्रश्न यहाँ पर आया था, उसका जवाब भी सर ने दे दिया कि कहीं इन स्थितियों में ऐसा ना हो कि बेरोजगारी का जो स्तर है, जैसे कि रिप्लेसमेंट की बात हो रही है कि हम व्यक्तियों की जगह रिप्लेस जो रोबोट आप क्लास लेंगे, बच्चा अपने घर पे बैठ के पढ़ेगा, तो ये स्थितियां भी बड़ी गंभीर है। तो मेरा आपसे यही एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी विचार विमर्श आना है और बहुत गंभीर अभी बात यहाँ पे नीलम मैडम भी बोलेंगी, और मैं यही इतना कहना चाहूंगा कि लाभ हमें, जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि अक्सर मोबाइल में जिस तरह से हैबिचुअल आदमी हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आज देश विदेश के बच्चों से जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जब हम क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो क्लासरूम टीचिंग तो मस्ट है। विदाउट क्लासरूम वी कैन नॉट टीच। और टीच का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हमने इसको किताबी ज्ञान पढ़ा दिया। हाँ, काफी अनुभवी यहाँ पे बातें हुई हैं, और वास्तविकता भी जो मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा था कि वास्तव में कटु सत्य है। पहाड़ पे ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक ऐसे क्षेत्र में हूँ कि मुझे तो अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए ही कोई साइकिल नहीं है, कोई मेरे मोटरसाइकिल नहीं है, 2 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है और 2 किलोमीटर फिर उतरना पड़ता है, फिर अपने पे जाने के लिए फिर 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो मैं उस परिवेश में काम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इस परिवेश में काम करने के बाद भी, और जो लोग सुविधाजनक स्थानों पर काम करने के बाद भी, अगर हम अपने बच्चों से, हम जिनके लिए हम ये अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, अगर हम जुड़ नहीं पाते हैं, और जुड़ना कैसा होता है, सिर्फ क्लासरूम से थोड़ा ना होता है, भावनाओं से जुड़ना होता है ना। जैसे कि अभी प्रवीण सर ने इससे पहले बोला था कि टीचर क्लासरूम के बाद बच्चे आपको याद करें कि हाँ, मैं कोई टीचर ज्ञान दे के गया, कोई पढ़ा के गया, और अक्सर हम सब ऐसा करते भी हैं। लेकिन चूंकि ऑनलाइन शिक्षण की बात हो रही है, तो ऑनलाइन शिक्षण में ऐसा कितना संभव है, क्या संभव है, इस पर तो भी विचार चल ही रहा है। और इसके बाद हमारी विशिष्ट वक्ता जो नीलम मैडम है, नीलम मैडम से पहले मैं यहाँ पर एक शोधार्थिनी है, उन्होंने जो वक्तव्य रखा है अपना, मैं चाहूंगा कि वो बड़ा गंभीर वक्तव्य है, और वो खुद अपने वक्तव्य को हमारे सामने रखे, और एक तरह से जो आने वाले वक्ता हमारी मैम है उनके सामने ही एक तरह से प्रश्न भी होगा। तो यहाँ पे मेघना राय हैं, होंगी, ये बनारस से, वाराणसी से हैं। मेघना राय, अगर मेरी आवाज सुन रही हो, मेघना जी हैं? मेघना जी, मेघना जी, आवाज आपकी कम आ रही है मैम। अभी भी बहुत कम आवाज आ रही है, आपका माइक थोड़ा पास कीजिए।